प्राइम न्यूज में हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड स्पीकिंग की, जिसमें आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर सरकार तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है बयान। इस बार सत्र की पूरी तैयारी कर ली गई है। बजट सत्र की तिथि तय करेंगे सीएम धामी। तकनीकी कारणों से पिछले साल बदला गया था सत्र। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र को लेकर सरकार की तैयारियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जहां सीएम धामी ने कहा है कि सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी गैरसैंण में बजट सत्र कराने की योजना थी, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते वहां मानसून सत्र आयोजित करना पड़ा। वहीं सीएम धामी ने कहा कि मंत्रिमंडल में उन्हें बजट सत्र की तिथि और स्थान तय करने के लिए अधिकृत किया है। तो उत्तराखंड के विधानसभा सत्र को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नहीं, बजट सत्र पिछली बार भी मैंने प्रस्तावित गैरसैंण ही किया था, भराड़ीसैंण में, लेकिन चूंकि उस समय मेंटेनेंस का काम विधानसभा के अंदर चल रहा था, इसलिए मजबूरी हो गई थी। हालांकि उस समय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी स्वयं स्थिति स्पष्ट करी थी, लेकिन इस बार पहले से हम लोग तैयार हैं। ये पहले से ही तैयारी है कि इस बार का बजट सत्र हमारा भराड़ीसैंण, हमारी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहीं पर होगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है कि इस बार सत्र की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इस बार सत्र पूरी तरीके से तैयार है। बजट सत्र की तिथि तय करेंगे सीएम धामी। उन्होंने कहा है कि पिछली बार भी गैरसैंण में बजट सत्र होना था, लेकिन कुछ तैयारियां नहीं हो पाई थी, जिसके चलते इस बार तैयारियां पूरी हो चुकी है। बस अब तिथि का इंतजार है कि वो कब घोषित करेंगे। तो बजट सत्र की तिथि तय करेंगे सीएम धामी। गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर सरकार तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार सत्र की तैयारी पूरी की जा चुकी है। बजट सत्र की तिथि तय करेंगे। वहीं तकनीकी कारणों के चलते पिछले साल बदला गया था सत्र। वहीं इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या पूरी जानकारी है? सीएम धामी ने कहा है कि अब वो जल्द ही बजट सत्र की तारीख का ऐलान करेंगे। देखिए ट्विंकल, मैं आपको बताऊं कि जो अभी हाल में कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बजट सत्र के अधिकृत किया गया था। जैसे ही कैबिनेट ने उनको अधिकृत किया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया को मुखातिब होते हुए बताया कि बजट सत्र को लेकर बहुत जल्द ही तिथि निर्धारित होगी, क्योंकि पिछली बार सत्र में परिवर्तन करना पड़ा था। तो इस बार माना जा रहा है कि अगले माह यानी कि फरवरी में बजट सत्र का आगाज हो सकता है। इसमें लंबी चर्चा भी हुई थी, पहाड़ के विकास को लेकर जो लंबी कवायद है। क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि राज्य सरकार ने कई योजनाओं में बहुत माइल्ड स्टोन डेवलपमेंट काम किया है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार से भी काफी अनुदान मिला है। और आपको बताएं 300-400 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि भी खनन विभाग को मिली है केंद्र से। तो जो बजट सत्र होगा, क्योंकि हर बार यही कहा जाता है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हमारी सरकार नए योजनाएं लाती है, तो इस बार जैसे लखपति जी की योजना थी, इसका क्या बजट आलोकित होगा, तो ये सारी चीजें देखने में दिलचस्प होगी। लेकिन इस बार का बजट सत्र जो भी उत्तराखंड का होगा, काफी इंतजामदार होगा। तो चल मैं बताऊं, अब चुनावी मोड में जा चुका है राज्य। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ पर एक महाकुंभ होना है। तो इन दोनों को लेकर इस बार का बजट काफी दिलचस्प होगा और सभी वर्गों को साधने का प्रयास यहाँ बजट सत्र में देखने को मिल सकता है। जी रजनीश, जैसा आपने बताया कि
महाकुंभ होने वाला है और अगले साल चुनाव भी होने हैं, तो उसको लेकर ये बजट बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बजट में महिलाओं के लिए भी कुछ ना कुछ होगा, युवाओं के लिए भी कई बड़ी बातें हो सकती हैं। वहीं मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या कुछ जानकारी है कि ये बजट कितने का हो सकता है, क्या कोई आंकड़ा सामने आया है? अभी कोई आंकड़ा नहीं है, पहले सत्र होगा जिसमें सत्र में बकायदा पहले एक खाका रखा जाता है कि राज्य सरकार इस बार कैसा बजट लाने वाली है, उससे वक्त पर चर्चा करेंगे और उसके बाद उसको मूर्त रूप दिया जाएगा। और खास बात यह है कि जो पहाड़ की जनता है, इसकी जो आपदाग्रस्त इलाके के लोग हैं, जो विधानसभा है, वहां से लेकर स्पेशल पैकेज की मांग होगी। तो तमाम सारी योजनाएं हैं, चार धाम यात्रा भी आगाज होना है, उसको लेकर भी फंड होगा। और आपको बताएं क्योंकि महाकुंभ होना है तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की रस्सी खरीदी जाए। इसके अलावा किसान हो गए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, युवाओं को है खेल को प्रोत्साहन देना है, तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं। स्टार्टअप को बढ़ाना है, जितनी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की ग्रामीण इन्वेस्ट उत्तराखंड के तहत, उस पर क्या कुछ बजट एलोकेट होता है, तो सभी को मिलाकर लेकिन चुनावी हमारी ताकत का है, ये माना जाएगा कि इस बार का जो बजट है खासा लुभावना होगा और सभी वर्गों को साधते हुए सारी योजनाओं को उसमें शामिल करने का प्रयास करेगी राज्य सरकार। जी रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर वापस लौटते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जूना पीठाधीश्वर के मिलने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद से मिले हैं और वहीं उनका भी बयान सामने आया है। सनातन देश और धर्म पर चर्चा करेंगे, राम मंदिर निर्माण के लिए भी जताया है आभार। तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां हरिहर आश्रम में उन्होंने जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की है, उनका आशीर्वाद लिया है। इस दौरान स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ देश, सनातन और धर्म को लेकर चर्चा की है। उन्होंने धारा 370 हटने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। और इसके बाद अमित शाह ने पतंजलि योगपीठ पहुंचे। वहीं इस खबर पे हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, उन्होंने पीठाधीश्वर से मुलाकात की है और अब बड़े कार्यक्रमों में भी वो शामिल होने जाएंगे। वहीं अब ऐसा बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने कहा है पीठाधीश्वर ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार है कि उन्होंने राम मंदिर बनवाया है। क्या पूरी जानकारी? देखिए, कल मैं आपको बताऊं, गृह मंत्री अमित शाह कल दोपहर 3 बजे उत्तराखंड की धरा पर पहुंचे थे और आपको बताएं ऋषिकेश के बाद वो सीधे पहुंच गए हरिद्वार, जहां पर पतंजलि योगपीठ क्योंकि आज फिजिकल केयर हॉस्पिटल जो है बाबा रामदेव का, उसका वहां पर उन्होंने उद्घाटन भी किया है गृह मंत्री। और आपको बताएं राष्ट्रीय विश्राम जो चलता है वो भी बाबा रामदेव के आश्रम में ही रुके हैं। उनके साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। आज के अगर उनके कार्यक्रम की बात करें तो उनके प्रस्तावित कार्यक्रम तो 3 कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम है जो पतंजलि योगपीठ में जो फिजिकल केयर आईसी यूनिट है, उस यूनिट का एक और जहाँ उद्घाटन किया है उन्होंने। इसके अलावा 2 कार्यक्रम है। आपको बताएं कि पहुंचेंगे शांति कुंज में अखंड ज्योति के दर्शन करेंगे और साथ ही जो परिवार है गायत्री परिवार, उनसे रूबरू होंगे गृह मंत्री अमित शाह और वहीं पर एक विमोचन का भी कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे। तो 2 दिवसीय दौरा काफी महत्वपूर्ण। और इसके अलावा मुख्यमंत्री सिक्किम के साथ मौजूद रहे हैं और रात्रि विश्राम भी साथ में किया है दोनों लोगों ने। तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड की सियासत की भी चर्चा हुई होगी, उत्तराखंड की बर्बादी की चर्चा हुई होगी। क्योंकि मैं बताऊं आपको कि कल उत्तराखंड का मंत्रिमंडल प्रस्तावित है विस्तार होना, जिसमें 5 पद खाली हैं, जिसको भरने को लेकर भी सूत्रों के हवाले से चल रहा है कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में इस विचार पे भी गुफ्तगू हुई है। रजनीश, मैं ये भी पूछना चाहूंगी, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं तो ये उनका दौरा धार्मिक माना जाए या राजनीतिक भी माना जाए, क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं तो बहुत सारी तैयारियां अब शुरू कर देंगी पार्टी। देखिए, जो मैं बताऊं तो आपको जो अमित शाह जी का 2 दिवसीय दौरा है ये पूर्ण रूप से धार्मिक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जब कोई देश का दिग्गज गृह मंत्री आपके राज्य में हो और वहां पर चर्चा ना हो, क्योंकि नेताओं का भी जमावड़ा लगा रहा। जिसकी झलक पाने की उनकी मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री मौजूद रहे। और आपको बताया क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड की जो सियासी हलचल है काफी बड़ी हुई है, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण हो,
या पेपर लीक करके उनके विरोधी स्वर भी काफी बुलंद हो रहे हैं। और ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी यहाँ के जो विधायक हैं वो दिल्ली परेड करना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री यहाँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में जो विधायक मंत्री हैं वो भी चाहते हैं मुझे मुलाकात करना, तो वो लोग भी इस सारे कार्यक्रम में उनका जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, जैसा आध्यात्मिक यात्रा है लेकिन राजनीति लोग भी आसपास हैं, तो चर्चा भी होगी और राजनीति गर्म की हुई है। जी बहुत शुक्रिया रजनीश, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर वापस लौटते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, टिहरी, उत्तराखंड, हरिद्वार, पौड़ी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अल्मोड़ा, नैनीताल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सभी प्रमुख विभागों को दिया गया है अलर्ट। तो उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। सभी प्रमुख विभागों को भी अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई बड़ी घटना ना करे। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी को लेकर लगातार अलर्ट जारी है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। वहीं इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया उत्तराखंड में कि भारी बारिश और बर्फबारी गिर सकती है, तो किस तरीके की तैयारियां प्रशासन करके बैठा है अपनी? देखिए ट्विटर में आपको बताऊं कि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार जो ऊंचाई वाले जनपद हैं, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, यहाँ पर भारी बारिश और भारी बर्फबारी होने की सकती है। इसके अलावा जो इसको लेकर ही वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट किया गया है। देहरादून है, पौड़ी है, अन्य जो तमाम जनपद हैं उन जनपदों के अंदर यहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इस अलर्ट के बाद जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। ट्विटर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक समीक्षा बैठक की। तो प्रदेश के जो 13 जनपद हैं सभी जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित किया गया। सबको साथ साथ निर्देश दिए गए हैं क्योंकि मौसम खराब रहेगा, बारिश बर्फबारी हो सकती है, तो कहीं पर भी आपदा आने की भी आशंका व्यक्त की गई है। तो उससे बचने को लेकर जो प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा सकती है, चाहे स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट पर रखा गया हो, चाहे रोड खोलने को लेकर बीआरओ पीडब्ल्यूडी विभाग से बात की गई, सारी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। युद्ध स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग जुट गया है कि प्रदेश के सभी जनपदों से समन्वय स्थापित कर रहा है और साथ ही इनका ये कहना है किसी प्रकार की अनहोनी ना हो और तुरंत वहां पर राहत पहुंचे और लोगों को कोई परेशानी ना हो। पर्यटक भी गुलजार है बर्फबारी को लेकर, जो मौसम का फोरकास्ट हुआ तो ऐसे में जो ऊंचाई वाले जनपद हैं वहाँ पर्यटकों की आमद बढ़ी हुई है। तो इस सूरत हाल में कल आपदा का भी अलर्ट और आपदा विभाग ने कमर कसी। मौसम विभाग को मद्देनजर देखते हुए जिस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है, क्या चौबंद इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी अनहोनी में से बचा जा सके और लोगों को फौरी तौर पर राहत कैसे मिले, इसको लेकर पूरी होमवर्क किया गया है। बाकायदा टेबल टॉक हुई है और ट्विंकल इसके अलावा पूरे स्टेट में इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से एसडीआरएफ टीम समेत सभी लोग हाई अलर्ट पर रखी गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून, जमरानी और सैंग बांध परियोजना की समीक्षा की गई है। मुख्य सचिव ने की है बांध परियोजना की समीक्षा। समय पर पूरे हो दोनों प्रोजेक्ट, उनकी तरफ से कहा गया है। क्वालिटी कंट्रोल और मूल्यांकन पर दिया गया है जोर। प्रभावितों के पुनर्वास कार्य में भी तेजी के निर्देश दिए गए हैं। तो देहरादून में मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग की जमरानी और सैंग बांध परियोजना की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों बहुउद्देशीय परियोजनाओं को तय समय सीमा के अंदर पूरा कर देना चाहिए। वहीं मुख्य सचिव ने कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल और मूल्यांकन कराने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को पुनर्वास कार्य पूरे करने के जल्द से जल्द निर्देश दिए हैं।
वहीं इस खबर पे हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए मदन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, क्या पूरी जानकारी है? जिस तरीके से देहरादून में मुख्य सचिव ने सिंचाई विभागों को निर्देश दे दिए हैं कि जो काम समय सीमा में तय किया है उसमें पूरा कर देना चाहिए। हाँ ट्विंकल, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बैठक कल हुई और मुख्य सचिव ने सीधे तौर पर निर्देशित किया है कि जो भी पेयजल योजनाएं चल रही है उसका जो कार्य वो समय पर पूरा किया जाए। और राज्य में जो दो बड़ी योजनाएं चल रही है, चाहे जमरानी बांध की बात करें या सोन नदी की बात करें, उसके लिए पैसा आवंटित तो हो चुका है। और ये दो बड़ी परियोजना है जिससे कि पूरे राज्य को फायदा मिलने वाला है, उसको जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही गई है। और किसी तरीके की कोताही इस कार्य में ना हो उसके लिए जो है सीधे तौर पर निर्देशित भी किया गया है, क्योंकि ये दोनों ही परियोजनाएं बड़ी परियोजना विगत बहुत लंबे समय से लोगों को इसका इंतजार भी है। हालांकि एक लंबा समय अभी लगेगा, 2029 में ही दोनों जो योजनाएं वो पूरी होंगी। जो प्रोजेक्ट है वो इसका चल रहा है और मुख्य सचिव ने कल इसकी बैठक भी ली और तमाम जानकारी प्राप्त करते हुए सीधे तौर पर निर्देशित किया है कि जो भी कार्य है वो समय से पूरा किया जाए, ताकि जो ये दोनों बड़ी परियोजना हैं इसका लाभ मिल सके। और 2029 जो एक निर्धारित समय रखा गया है उसमें इसको पूरा किया जाए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी बड़ी परियोजनाएं हैं उसमें समय अधिक लग जाता है और अक्सर ये देखा भी गया है कि समय सीमा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण से लोगों को जो लाभ समय पे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इसके लिए सीधे तौर पर कल जो है मुख्य सचिव ने निर्देशित किया है कि ये दोनों ही योजनाएं समय पर पूरी हो, इसके लिए जो भी प्रक्रिया वो सीधे तौर पर अपनाई जाए। जी ठीक है मदन, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी, ये दोनों परियोजनाएं बेहद जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण हैं। वहीं ये भी कहा गया है कि जो पुनर्वास कार्य है उसमें भी तेजी लाई जाए, क्योंकि जिन लोगों को परेशानी हुई है उनको अब ज्यादा परेशानी नहीं दे सकते हैं। हाँ निश्चित तौर पे ट्विंकल, क्योंकि सभी पहलुओं को खंगाला गया और कल जब बैठक हुई तो मुख्य सचिव ने इन परियोजनाओं से जुड़ी तमाम जो प्रक्रिया है उस पर सभी पहलुओं पे इस पे नजर रखी और सीधे तौर पर कहा है कि चाहे वो विस्थापन की बात हो, चाहे नदियों के कार्यों की बात हो, बांध बनने की बात हो, ये कार्य जो है किसी भी तरीके से विलम्ब नहीं होना चाहिए और समय जो निर्धारित समय दिया गया है उस पर कार्य होना चाहिए। और मुख्य सचिव ने ये भी कहा है कि जो भी जरूरत है उसको त्वरित रूप से पूरा किया जाएगा, लेकिन कार्य में किसी तरीके की अगर कोताही देखी जाएगी तो उस पर कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। जी ठीक है मदन, और क्या पूरी जानकारी है? जिस तरीके से ये बड़ी बैठक की गई है, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, और कितनी परियोजना का लागत सामने आया है, मतलब कितने करोड़ों की परियोजना में लागत लगाई गई है, इसकी भी जानकारी थोड़ी दे दीजिए। देखिए सीधे तौर पर अगर आंकड़ा मैं अभी बताऊं तो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्योंकि 1500 और 1200 करोड़ की ये योजना है जो कि चल रही है और दोनों बड़ी योजना है जिसको लेके कि लंबे समय से इंतजार चल रहा था। और केंद्र सरकार ने जो इसके लिए पैसा भी आवंटित किया गया था, उसके लिए भी एक लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो इसलिए जो है मुख्य सचिव ने कल पेयजल की जो बैठक ली है उसमें चाहे ये बड़ी योजना है चाहे छोटी योजना है समय पर पूरी हो, इसके लिए विशेष तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और क्योंकि ये दो बड़ी योजनाएं हैं और इसका इंतजार जो है पूरे राज्य भर को है, राज्य की जनता को है, तो निश्चित तौर पर इसमें किसी तरीके की कोई कोताही ना हो, इसके लिए मुख्य सचिव ने कल निर्देशित किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मदन, आपका ज्यादा जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनावी साल में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सचिव सचिन कुर्वे को सौंप दी है। सचिव कुर्वे का कहना है कि पहाड़ में पटरी से उतरी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पटरी पर लाना बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने भरोसा दिलवाया है कि पूर्व अधिकारियों के बेहतर काम को और तेजी